गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि सीयूटी का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस है क्या, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लिया था। और मैंने एक क्या कहते हैं प्लान बनाया था कि हमको इस स्ट्रेटजी से क्या करना है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या करना है, कवर करना है और इस वे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या है कि जो भी मैथमेटिक्स के जो भी मतलब जितने भी सिलेबस है उसको मैंने बताया था कि 9 या 10 मई तक हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पे एटलीस्ट 5 क्या करेंगे, सैम्पल पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट को हमको क्या करना है, अचीव करना है। तो ध्यान देना कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा हमारा है यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक क्या कहते हैं, जो बेसिक आइडिया है, जो इसकी थ्योरी है, तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कि जो हमारे पास क्या कहते हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक हमारे पास क्या है कि यमियन अगर हमारे पास नंबर है, ठीक है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द यम रो एंड द एन कॉलम, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान देना, मतलब अगर हमारे पास एम एन नंबर है, जैसे अगर सपोज करो कि 3, ठीक है, 3 into 4 है हमारे पास है, मतलब कि अगर कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा है ना, अगर उस डाटा को हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरे में क्या है कि उसको अरेंज कर पा रहे हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जो मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट जो किया जाता है यहाँ पे ना, कि जो हमारे पास मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। एक मिनट, थोड़ा इसका स्याही चेंज कर लें। तो चलो देखो, मैट्रिक्स हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स अगर डिनोट करना है तो इसको हम लोग A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं एंड सो ऑन, A1n, यहाँ पे A21, A22, A23 एंड A2n। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, AM1, AM2, AM3 और AM n। ध्यान देना यहाँ पे जो यह होता है ना 1 1, एक क्या शो करता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, यह सब हमारे पास क्या होते हैं, सब रोज होते हैं। ध्यान देना, ऐसे रोज चलते हैं। यह सब हमारे पास क्या होता है, यह सब कॉलम होता है। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, A11 को रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। A12 लिखने का मतलब यह है कि यह जो एलिमेंट है फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A13 लिखने का मतलब यह है कि ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A11 लिखने का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट रो के nth कॉलम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यहाँ पे A21 लिखने का मतलब यह हुआ कि यह सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। A22 लिखने का मतलब यह हुआ कि ये सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। A23 लिखने का मतलब यह हुआ कि सेकेंड रो के थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और A2n का मतलब यह हुआ कि सेकेंड रो के nn कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे AM1 लिखने का मतलब यह हुआ कि यह यम रो के फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट। और AM2 लिखने का मतलब यह हुआ कि यह यम रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। AM3 लिखने का मतलब यह हुआ कि यह क्या है कि यम रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारे पास क्या है, यम रो के एन कॉलम के एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि इन जनरल AIJ जो AIJ होता है रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड द jth कॉलम। ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि अगर कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर उसमें यम रोस है और अगर उसके पास अगर एन कॉलम है, तो क्या कहते हैं कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, यम
क्रॉस एन लिखते हैं उसको रीड करते हैं, एम बाई एन क्या होता है इसको रीड करते हैं, इसको ध्यान देना। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखते समय पहले उसमें चेक करते हैं कि कितने नंबर आप रोस है उसको लिख लेते हैं, फिर क्रॉस का साइन लगाते हैं, फिर उसमें देख लेते हैं कितने नंबर आप क्या है कॉलम है उसको लिख देते हैं, तो क्या कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें ओनली वन रो होता है, ठीक है, कॉलम पे कोई भी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि सिंपली अगर ओनली वन रो होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ध्यान देना। फॉर एग्जांपल के लिए A11 A12 इसमें देखो कि ये हमारे पास क्या है एक ही रो है इस मैट्रिक्स में, तो ये हमारे पास क्या रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का जो हमारे पास आर्डर होता है तो ये तो क्लियर ही है कि मैट्रिक्स का आर्डर लिखते समय हम लोग पहले क्या करते हैं उसका रो लिखते हैं, फिर क्रॉस लगाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि इसमें क्या है n कॉलम है, तो क्या हो गया इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया इसका ये कितना हो गया 1 क्रॉस n हो गया। चलो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है सेम वे में कि बस यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स में क्या है कि ओनली वन रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होना चाहिए ओनली वन कॉलम होना चाहिए। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि रो पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रो चाहे जितने भी हो सकते हैं ना, लेकिन कॉलम क्या होने चाहिए सिंपली ओनली वन कॉलम होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं इस तरह क्या होता है रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ओनली वन कॉलम है, रोज हमारे पास क्या है यहाँ पे ढेर सारे क्या है n रो है यहाँ पे। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास क्या कहते हैं आर्डर हुआ है कितना हो गया n क्रॉस 1 हुआ। इसका मतलब ये नहीं समझना कि कॉलम मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है n क्रॉस 1 ही होता है, हम जितना भी वहाँ पे क्या करेंगे क्या कहते हैं रो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास n की वैल्यू चेंज होगी, इसको ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है जीरो मैट्रिक्स आता है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें जिसमें क्या है कि जो क्या कहते हैं मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट अगर हमारे पास क्या हो जाते हैं जीरो हो जाते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हम देख सकते हैं ना, तो इसमें देखो सभी एलिमेंट हमारे पास क्या है जीरो हैं, इसके भी सभी एलिमेंट हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास क्या है जीरो मैट्रिक्स हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग क्या ले लेते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है, तो ये ध्यान देना कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो इसमें हमारे पास डायगोनल हो गया, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है सभी हमारे पास क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए, ध्यान देना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर सपोज करो मैट्रिक्स अगर हमारे पास नॉन स्क्वायर है, सपोज करो एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं कि A B C D X Y Z W 1 2 3 4। अब यहाँ पे ध्यान देना इसमें अगर हमको देखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह बनाएंगे कि यहाँ से इस तरह इसका यहाँ कराएंगे इस तरह, ध्यान देना। तो इसके नीचे ये एलिमेंट क्या होने चाहिए सिंपली जीरो होने चाहिए, क्लियर है। तो अगर यह जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए तो यह हमारे पास क्या कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये समझ में आया होगा, ये चीज़ लिखा गया है कि अगर AIG अगर हमारे पास एम क्रॉस एन की अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर क्या हो जाए AI जीरो हो जाए, अगर क्या हो जाए AI ग्रेटर देन क्या हो जाए J हो जाए, मतलब कि अगर I की वैल्यू अगर J से ग्रेटर हो जा रही है तो उसके लिए जो एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो देख सकते हो कि अगर ये मैट्रिक्स है यहाँ पे तो इसको हम लोग जो मैट्रिक्स का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कुछ किए हैं ऐसे किए हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ध्यान देना। अब इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो I ग्रेटर देन J कब है ना,
पहला क्या होता है, आई डिनोट करता है, दूसरा जे डिनोट करता है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना, ठीक है। बाकी में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, आई क्या है, लेस देन जे है। तो मतलब कि यह एलिमेंट जीरो होना चाहिए, यह जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, बाकी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसका रिवर्स हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसके ऊपर जीरो हो जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हम लोग यह बना रहे थे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, क्लियर है। तो अब क्या होना चाहिए कि अगर आई लेस देन जे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आई जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, पहला क्या होता है, आई डिनोट करता है, दूसरा जे, तो ये क्या है, लेस है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए ना। मतलब कि यह जो एलिमेंट है, यह जो हमारे पास है, इसके ऊपर एक सभी अगर हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, ये सब अगर जीरो हो जा रहे हैं, ये सब जीरो हो जा रहे हैं, क्लियर है। तो यह मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जब भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम आर इक्वल। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ध्यान देना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि क्या करते हैं, क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अगर आई जे अगर हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, अगर आई नॉट इक्वल टू जे हो जाए, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम लोग कोई भी अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे, A31, A32, A33। ध्यान देना कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, हमेशा ध्यान देना। इसमें कह रहा है कि जब आई नॉट इक्वल टू जे, तो इधर 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 इधर, ठीक है, यह तो ये हमारे पास क्या है कि आई नॉट इक्वल टू जे है, तो ये सभी जीरो होने चाहिए। मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जीरो होने की नहीं है, एटलीस्ट एक हमारे पास क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो यह भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको जीरो कर दे, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एटलीस्ट डायगोनल एलिमेंट में एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। इसका एग्जांपल हम लोग ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 ये भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी ले सकते हैं यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट थे वो हमारे पास डिस्टिंक्ट हो सकते थे ना, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सभी सेम होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास क्या है, यह भी 2 है, अगर पहला 2 हो गया तो सभी डायगोनल में क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्लियर है। अगर हमारे पास 1 हो गया तो सभी डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। अगर ये 3 हो गया तो सभी डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यह हमारे पास क्या होता है, क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें ध्यान देना, एक हम यहाँ पे नोट ऐड करा सकते हैं कि नोट हमारे पास क्या ऐड हो सकता है कि अगर हम एक 2 स्टेटमेंट अगर यहाँ पे बनाते हैं ना कि इवरी diagonal matrix is a scalar matrix
और दूसरा हम लोग यह बनाए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कभी ये स्टेटमेंट आ जाता है और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं होता है ना, ठीक है। बट क्या होता है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन क्या है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कभी भी नहीं होगा ना। तो यह हमें यह स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, इसे ध्यान देना, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है कि एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। बस उसमें क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट अगर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर 1 की इक्वल हो जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, या तो क्या है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि आई से डिनोट करते हैं, एन क्रॉस एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आई एन से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, तो हम लोग क्या कराएंगे, डायगोनल में क्या करा देंगे, 1 1 कर देंगे, ठीक है। बाकी नॉन डायगोनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 की अगर हमको लिखनी है यहाँ पे ना, क्या कहते हैं 3 क्रॉस 3 की डायगोनल क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, तो 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 करा देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स आता है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर दो मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसके क्या है कि अगर आर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स के अगर वो क्या है कि आर्डर सेम मतलब वो सेम आर्डर के हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यह मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास कितना है, इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 3 का है। इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 रोस है ना, रोस ऐसे हम लोग काउंट करते हैं, 2 रोस हो गए, यह क्या हो गया 3 कॉलम हो गया ना। तो पहले रो लिखते हैं आर्डर के लिए, फिर कॉलम लिखते हैं। तो दोनों का देख रहे हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, सेम आर्डर का है, तो मतलब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएंगे। इसमें अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 2 रोस हैं और 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, 3 रोस हो गए और यहाँ पे क्या है, 2 कॉलम है, तो इसका आर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया ना, क्योंकि पहले रोस होता है फिर कॉलम होता है। तो एक हमारे पास क्या 2 क्रॉस 3 का है, दूसरा हमारे पास क्या 3 क्रॉस 2 का है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यह कंपेरेबल नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, इक्वल कही जाती हैं। दो मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या इक्वल कही जाएंगी। अगर पहला यह होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल कहने का मतलब यह है कि उनका आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। और दूसरा चीज़ होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए लिखा गया है, यहाँ पे सपोज करो ए बी सी लिखा गया है, ठीक है, और 1 2 3 ए बी सी, और यहाँ सपोज करो पी क्यू आर लिख दिए यहाँ पे हम लोग। और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू लिखा गया है, सपोज करो ना। अगर हम ये कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो पहला तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। दोनों हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 आर्डर की हैं ना, तो पहला तो ये चेक कर लिए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है कि यह ए किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए, बी किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर होना चाहिए, और सी किसके बराबर होना चाहिए, जेड के बराबर होना चाहिए, पी किसके बराबर होना चाहिए, यू के बराबर होना चाहिए, और क्यू किसके बराबर होना चाहिए, वी के बराबर होना चाहिए, और आर किसके बराबर होना चाहिए, डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। अगर एक कंडीशन अगर हमको मिल जाता है तो हमें कहेंगे दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स में पहला हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर। कहने का मतलब यह है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, सपोज करो 2 3 4 गिवन है और 1 5 7 गिवन है। ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है ना। हमसे कहा जाए कि फाइंड 3a फाइंड आउट करो ना, तो हम लोग 3a जब फाइंड आउट कराएंगे तो ध्यान देना कि यह हम लोग क्या करा रहे हैं, एक स्केलर का इसमें क्या करा रहे हैं, मैट्रिक्स में क्या है, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो यह जो
स्केलर होगा ये हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 1 आ जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि लैम्डा भी यानी स्केलर, अगर लैम्डा अगर हमारे पास कोई भी अगर स्केलर है, और यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, ए, अगर हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम लोग लैम्डा ए कराएंगे ना, तो यह क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह हमारे पास क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर गिवन है ना, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ध्यान देना कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं, तो पहला चीज़ उसमें चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है कि नहीं, मतलब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है कि नहीं है। जब सेम होता है तो उनको हम लोग क्या कराते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं। जैसे A11 में से क्या करा देंगे, B11 को, अगर एडिशन है तो ऐड करा देंगे, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक, A12 में से B12 को ऐड करा देंगे या सब्ट्रैक्ट करा देंगे, A13 में से B13 को ऐड करा देंगे या सब्ट्रैक्ट करा देंगे, A21 में से B21 को ऐड करा देंगे या सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, और A22 में से B22 को ऐड करा देंगे या सब्ट्रैक्ट करा देंगे, A23 में से B23 को ऐड करा देंगे या सब्ट्रैक्ट करा देंगे, जैसा भी हमको गिवन रहेगा एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हमारे पास यह होता है कि हम लोग अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स अगर कंपेरेबल मैट्रिक्स अगर हमको गिवन है, कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब फिर से कि अगर तीनों मैट्रिक्स अगर हमको आर्डर अगर हमको इक्वल अगर हमको गिवन है यहाँ पे, तो फर्स्ट हमारे पास यह होता है कि चाहे हम A+B कराएं चाहे B+A कराएं ना, दोनों केस में हमारे पास सेम आता है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कहने मतलब यह होगा कि मैट्रिक्स एडिशन हमारे पास क्या होता है, जो एडिशन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, होल्ड करता है। इसमें हमारे पास क्या आएगा, तीन मैट्रिक्स हमको गिवन है, तो चाहे हम B+C को ऐड करा के तब ए ऐड कराएं, चाहे A+B को ऐड करा के C को ऐड कराएं, दोनों केस में हमारे पास वैल्यू सेम आती है। यह हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, ध्यान देना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करा के तब स्केलर को मल्टीप्लाई कराएं, या अलग अलग स्केलर को मल्टीप्लाई करा के तब मैट्रिक्स को ऐड कराएं, दोनों केस में वैल्यू हमको सेम आती है। कोई मैट्रिक्स अगर उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड कराते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिलती है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको गिवन है उसका अगर हम लोग क्या कराते हैं, निगेटिव अगर मल्टीप्लाई ऐड कराते हैं, उस मैट्रिक्स अगर निगेटिव करा के उसमें ऐड कराते हैं तो मैट्रिक्स हमको क्या मिल जाती है, जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है। ध्यान देना, ये जो -A होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे कि अगर A+B है और A+C है तो इम्प्लाई करेगा B=, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन ला, क्योंकि ये लेफ्ट से क्या होता है, कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर है। और अगर हम लोग B+A=C+A लिखें तो ये क्या होता है, राइट से कैंसिल आउट करा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट कैंसिलेशन ला बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग तभी कर पाते हैं जब पहले मैट्रिक्स का, जैसे सपोज करो कि A एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, B है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन तभी का मतलब कि AB हम लोग को तभी फाइंड आउट होगा। तो यह जो पहली मैट्रिक्स है इसका जो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, इसका नंबर ऑफ रोज, सॉरी इसका नंबर ऑफ हमारे पास क्या हो, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हो जाता है तो हमें कहेंगे गिवन मैट्रिक्स क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है ना। इस पॉसिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी अगर मिलती है तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि ये 2 है, 3 है, 7 है, 1 7 2 है। एक मैट्रिक्स हमारे पास A= इतना है, दूसरी मैट्रिक्स B= हमारे पास है 1 3 2,
और 1 2 3 2 1 3, ऐसा कुछ हमारे पास मैट्रिक्स है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है या 2x3 की मैट्रिक्स है। तो अगर हमको ए बी यहाँ पे निकालना है, क्लियर है, तो अगर ए बी निकालना है तो ए बी के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे पहली मैट्रिक्स की जो हमारे पास नंबर कॉलम है कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यहाँ पे 3 है। दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, 3 है, तो इक्वल है, तो मतलब क्या है, ए बी पॉसिबल है। अब देखो अगर ए बी पॉसिबल है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 2 3 7 हो गया या 1 7 2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 1 3 2 हो गया, और ये 1 2 3 और 2 1 3। क्या करते हैं, इसका जो मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका पूरे इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 आ जाएगा। फिर इसका क्या है, इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3। नेक्स्ट जब इसके साथ जब कराएंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2। नेक्स्ट अगर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 1, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करा लेंगे, तो ऐड कराने पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करा लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 14, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 21 9 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 21 कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 14 प्लस 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 21 प्लस 6 आ जाएगा। इसको ऐड करा लेंगे तो जो आएगा ये हमारे पास क्या है मैट। यहाँ पे देखो कि ये हमको कितने क्लास की मैट्रिक्स मिल रही है, 2x3 की मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना कि जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो पहले मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, कॉलम देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का क्या होता है रो देखते हैं, दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाद जो हमको रिजल्टेंट उसका मिलता है मल्टीप्लाई कराने, तो पहले मैट्रिक्स का जो हमारे पास क्या है रोस होता है, दूसरे मैट्रिक्स जो कॉलम होता है ना, उसमें हमको क्या होता है उसका ऑर्डर मिलता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, हमेशा ध्यान देना ना, इन जनरल होता है, हमेशा सही नहीं होता है, तो इसलिए एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है तो चाहे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करा के तब सी को मल्टीप्लाई कराएं, चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करा के तब ए को मल्टीप्लाई कराएं ना, तो ये हमारे पास क्या होता है एसोसिएटिव होल्ड करता है। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलता है, तो ये हमारे पास क्या है आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास क्या है कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास कोई स्केलर है ना, लैम्डा का अगर हमारे पास कोई भी स्केलर है, चाहे हम क्या कराएं पहले मैट्रिक्स में ऐड करा के तब दूसरे मैट्रिक्स को ऐड कराएं, चाहे दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करा के मल्टीप्लाई करा के तब पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएं, या दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसको मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, तीनों से रिजल्ट हमको सेम मिलेगी। पांचवा हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स को हम ऐड करा के चाहे फिर क्या कहते हैं कि तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं ना, या तो इस तरह हम लोग क्या करा सकते हैं कि अलग अलग मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, तब उसको ऐड करा सकते हैं। तो ये हमारे पास यह क्या है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमको कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया गया है तो उस मैट्रिक्स में अगर रो को अगर हम लोग कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को अगर रो में चेंज कर दें तो क्या कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको ए डैश से डिनोट करते हैं या ट्रांसपोज डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम लोग ट्रांसपोज देखना चाहें तो ये देखो हमारे पास मैट्रिक्स लिखा गया है, ए बी सी डी लिखा गया है, 1 2 3 4 लिखा गया है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिखा गया है। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये देखो रो है तो इसको क्या करा देंगे पूरे कॉलम में कन्वर्ट करा दिए ना, ये रो ये क्या है कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रो क्या हो गया ये पूरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया ना। तो ऐसे ही हम यह भी बोल सकते हैं कि इसका जो हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम क्या हो गया, ये जो कॉलम है ये कॉलम क्या हो गया रो में कन्वर्ट हो गया ना, ये जो कॉलम है ये क्या हो गया पूरा रो में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम क्या हो गया
रो में कन्वर्ट हो गया, यह कॉलम क्या हो गया, पूरा रो में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ना, उसके ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है और अगर उस मैट्रिक्स में अगर हम लोग क्या कराते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज लें ना, तो हमारे पास क्या हो जाती है कि जो हमारे पास स्केलर होता है बाहर हो जाता है, वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमको मिलता है। दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करा के ट्रांसपोज लें, चाहे अलग अलग ट्रांसपोज करा के ऐड कराएं, दोनों सेम आता है। सेम चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। चौथा हमारे पास यह है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज कराएं, वो हमारे पास क्या होता है कि दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल रूल बोलते हैं, ध्यान देना, रिवर्सल रूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर हमारे पास ना, अगर उसमें क्या कराते हैं कि उसके उसी मैट्रिक्स के अगर हम लोग ट्रांसपोज से अगर उसका मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब क्या करना है कि अगर हमको कोई भी अगर मैट्रिक्स दे दिया गया, हमको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हम लोग क्या कराएंगे कि गिवन मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और उस ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने पे अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज अगर हमारे पास क्या हो जाए, सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -a के बराबर आ जाए, तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ध्यान देना। प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन इज द इतना, मतलब कि जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर एन आर्डर की हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें जो डिस्टिंक्ट एंट्री होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। जैसा हम देख सकते हैं कि अगर हम एक यहाँ पे अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ हम लोग ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे A B C और यहाँ पे B C H G F F। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, 3x3 का हम लोग सिमेट्रिक, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी अगर हम लोग कराएंगे तो इसको हम लोग क्या कराते हैं, चेंज करके लिख रहे हैं ABC, इसको भी चेंज कर दे रहे हैं BHF, इसको भी चेंज कर दे रहे हैं CFG। अगर देखा जाए तो फिर से हमको ये मिल गया ना, मतलब कि अगर ये था तो ए ट्रांसपोज भी हमको वही चीज़ मिलेगा, मतलब A=A ट्रांसपोज, तो मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें यह कह रहा है कि जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, अगर एन आर्डर का है तो इतने के बराबर होती हैं। तो देख लो, अगर हम लोग काउंट करना चाहें उससे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4/2, तो मतलब कितना हो जाएगा, 6। देखो इसमें डिस्टिंक्ट एंट्रीज होंगी, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। चलो ये चीज़ लिखा गया है। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ये हमेशा क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। ध्यान देना, लेकिन कन्वर्स हमेशा 2 नहीं होता कि अगर डायगोनल 0 है तो वो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हो। ध्यान देना। अगर कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड आर्डर का, तो उसका हमेशा डिटर्मिनेंट हमेशा ध्यान देना 0 होता है। मतलब जैसे कहने का मतलब है 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, 5x5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उसके मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड करा देते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। और उसके ट्रांसपोज को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। और इवरी प्रत्येक मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही लिखा गया है कि इवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ व्हिच वन इज द सिमेट्रिक एंड अदर इज द स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या होगा, A=A+A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A-A ट्रांसपोज बाई 2। तो यह जो पार्ट है, यह पार्ट इसका क्या है, सिमेट्रिक पार्ट है। यह इसका क्या पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो ध्यान देना इसको। क्लियर। नेक्स्ट आता है माइनर एन कोफैक्टर क्या होता है। तो ध्यान देना कि अगर हमारे पास डेल्टा, अगर कोई भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो माइनर को लिखने का तरीका यह होता है कि जैसे सपोज करो कि 1 मिनट,
कि जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ध्यान देना। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि अगर A1 का माइनस निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग पूरी इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है छोड़ के बाकी जो डिटर्मिनेंट बचता है, ठीक है, इसको लिख देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, A1 का माइनर हो जाएगा। B1 का अगर हम लोग को माइनर निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको पूरा इसका कॉलम ये पूरा रो छोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, A2 A3 C2 C3 मिल जाएगा। तो ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट हो, क्या कहते हैं, माइनर हो जाएगा। कोफैक्टर क्या होता है, जब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि विथ साइन के साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। तो साइन के साथ लिखने का क्या तरीका है कि हम लोग क्या कराते हैं कि जो माइनर होता है, माइनर में अगर हम लोग -1 के पावर उसका जो हमारे पास जिस प्लेस पे हमारे पास उसका रो कॉलम है, मतलब I+J करा दे, -1 के पावर I+J इंटू माइनर करा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, माइनर एंड कोफैक्टर है। ध्यान देना इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज आर द चेंज इनटू द कॉलम आर द कॉलम इनटू द रोज। अगर हम लोग रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं और कॉलम को अगर रोज में चेंज कर रहे हैं तो उससे डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। देख सकते हैं A1 B1 C1 है रोज में, A2 B2 C2 है रोज में, A3 B3 C3 है रोज में। अब यहाँ क्या हो गया, इसका रोज को क्या करा दिया, कॉलम में चेंज करा दिए ना, तो दोनों का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि बाई इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज बाय द साइन ओनली। कहने का मतलब यह है कि यह हमारे पास लिखा गया है, अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें और इसको क्या कर इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसको क्या है, इसके प्लेस पे लिख दे ना, तो इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आता है, अभी के लिए इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आता है, चेंज करने भी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इफ ओनली टू रोज और टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर द आइडेंटिकल। ठीक है, इफ अगर दो रोज या दो कॉलम अगर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट के अगर क्या कहते हैं कि आइडेंटिकल है, ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर प्रोपोर्शनल भी है तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या अगर कोई भी एक भी अगर हमारे पास रो या कॉलम कंप्लीट अगर जीरो हो गया तो भी क्या हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद मल्टीप्लाइड द सेम नंबर देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द मल्टीप्लाइड बाय द डैट नंबर। ध्यान देना कि जैसे हम लोग वहाँ भी क्या काम कर रहे थे कि जैसे जब हम लोग मैट्रिक्स लिए थे तो मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि अगर ये A1 A2 A3 है और ये सपोज करो B1 B2 B3 है, अगर इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये 3 क्या हो रहा था कि हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा था ना। क्लियर है। लेकिन ध्यान देना कि जब हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट में यह जो कोई भी जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में केवल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द टू नंबर देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट ना। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि A1 B1 C1 प्लस D1 था, A2 B2 C2 प्लस D2 था, A3 B3 C3 प्लस DT था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3। इसके बाद ये वाला बचा हुआ तो इसको भी क्या कराएंगे, A1 B1 D1 A1 B1 D1 A2 B2 D2 A2 B2 D2 A3 B3 DT, इस तरह हम क्या करेंगे, लिखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अनंतर इफ द एलिमेंट ऑफ द वन रो इज एडेड बाय द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग क्या कराते हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट दिया गया है इसमें हम क्या कराएं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा के ऊपर वाले में ऐड करा दें और फिर से अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसका जो डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजॉइंट आता है। एडजॉइंट देखो किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट निकालने का तरीका एक हमारे पास होता है कि कोई भी अगर हमको मैट्रिक्स दी गई है ना, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्लियर है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट आता है। यही चीज़ दिया गया है कि द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इफ ए इज द मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डी जे। ठीक है, इसको अगर हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, चाहे ए इंटू एडजॉइंट ए कराएं चाहे एडजॉइंट इंटू ए कराएं, दोनों सेम आता है। इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी बराबर। इस पे ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए की पावर एन माइनस वन होता है, जहाँ पे एन क्या होता है, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए, और एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ए के पावर एन माइनस वन का स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। ए के ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट होगा वो एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज की क्या है, बराबर होगा। ये सब प्रॉपर्टीज। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द इनवर्टिबल या नॉन सिंगुलर बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए है, उसके साथ हम एक मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करा दें, बी मैट्रिक्स अप्लाई करा दें, ठीक है, चाहे इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएं चाहे राइट में मल्टीप्लाई कराएं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको दे देती है तो हमें बोलेंगे कि गिवन मैट्रिक्स जो बी है वो क्या है, ए का इनवर्स है। क्लियर है, इसको हम लोग ए इनवर्स से क्या होता है, डिनोट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसके इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो उसी के बराबर हो जाएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा के इनवर्स निकाले तो ये क्या हो जाएगा, पहले बी इनवर्स फिर माइनस ए इनवर्स। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल रूल ही बोलते हैं। चल, अब हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि कैसे मालूम करेंगे कि इसका हमारे पास सलूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना कि सलूशन हमारे पास अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट सलूशन। इसको हम लोग बोलते हैं सलूशन एग्जिस्ट, मतलब सलूशन हमको क्या मिल रहा है। दूसरा हमारे पास दूसरे टाइप का जो सलूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ध्यान देना, इनकंसिस्टेंट सलूशन होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सलूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या होता है, नो सलूशन होता है इसका मतलब। अब देखो कंसिस्टेंट में हमारे पास दो टाइप के सलूशन होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक सलूशन होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सलूशन होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो कैसे हम कब मालूम करेंगे कि कब हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, कब हमको नो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d1 d2 d2 ये सब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और x y z हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। इसको हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है, अगर ये d1 d2 d3 ये कम्प्लीटली अगर हमारे पास क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाते हैं तो हम ये बोलेंगे होमोजीनियस है। और इसमें अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस में क्या होता है कि अगर एटलीस्ट एक अगर हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो रहे ना, मतलब कि एक अगर एटलीस्ट नॉन जीरो रहता है तो हम बोलेंगे गिवन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो
ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में देखो ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है, यहाँ पे समझ लेना थोड़ा सा कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 और a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2 a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, इसको हम लोग क्या कराएंगे, मैट्रिक्स इसका फार्म लिखेंगे, मैट्रिक्स फार्म लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फार्म लिखने का तरीका हमारे पास यही होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, d1 d2 d3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ए डिनोट करते हैं, एक्स डिनोट करते हैं और इसको बी डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब भी होमोजीनियस का केस होता है, होमोजीनियस के केस में कभी भी हमको क्या है, नो सोल्यूशन की क्राइटेरिया नहीं होती है। होमोजीनियस के केस में हमको हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हमेशा ध्यान देना। या तो क्या रहेगा, यूनिक सोल्यूशन, या तो हमारे पास क्या रहेगा, यूनिक सोल्यूशन रहेगा, या तो क्या रहेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा। तो यह चीज़ समझ में आया कि ये हमारे पास क्या है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या है, मैट्रिक्स ये है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सोल्यूशन। और हमेशा ध्यान देना कि जब भी होमोजीनियस आता है, होमोजीनियस इक्वेशन होता है, तो उसमें हमेशा उसको हम लोग कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन ना बोल के उसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। जो उसकी जो सोल्यूशन होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास गिवन अगर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट विथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाएगा। तब के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस के केस में क्या है कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट जीरो है तो दो सोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है। या तो क्या हो जाएगा कि कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, बी का मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर जीरो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रैमर रूल आता है। क्रैमर रूल में भी वही काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, ध्यान देना। पहले तो हम लोग क्या कराते हैं कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना, उससे एक मैट्रिक्स डेल्टा बनाते हैं, ध्यान देना। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फिर एक हम लोग डेल्टा वन लिखते हैं। डेल्टा वन लिखते कैसे हैं कि यहाँ पे जो यक्स के जो कोफिशिएंट है इसको गायब कर देते हैं, इसकी जगह हम लोग क्या ला देते हैं, इसको ला देते हैं। क्लियर है। और बाकी बी वन बी टू बी थ्री सी1 सी2 सी3 वही रहेगा। दूसरी मैट्रिक्स डेल्टा टू बनाते हैं ना। इसमें हम लोग क्या कराते हैं कि जो वाई वाला जो कोफिशिएंट है इसको गायब करा देते हैं, यहाँ पे d1 d2 d3 ला देते हैं। बाकी a1 a2 a3 और c1 c2 c3 रहेगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग क्या कराते हैं, जेड वाले को गायब करा देते हैं। तो यहाँ पे d1 d2 d3 ला देते हैं और बाकी हमारे पास a1 a2 a3 इतना हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, फार्मूला हमारे पास है कि अगर x निकालना है तो डेल वन अपान डेल, वाई निकालना है डेल टू अपान डेल, जेड निकालना है डेल टी अपन जेड। यहाँ से हम लोग यूनिकनेस, यहाँ से हम लोग सोल्यूशन कैसे चेक करते हैं कि इनफाइनाइट मिला क्या मिला। तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। डेल्टा अगर जीरो हो जाता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री पाते हैं। अगर इसमें से अगर ए नहीं आप इतना इज नॉट जीरो, अगर इसमें से कोई अगर एक अगर हमारे पास क्या जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, मतलब नो सोल्यूशन होगा। और अगर डेल्टा भी जीरो है, बाकी सभी जीरो हैं, तो क्या मिलेगा हमको, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। अब ध्यान देना यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स है। तो एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग टाइप इंटरचेंजिंग, हम लोग क्या करा सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में लोग इंटरचेंज करा सकते हैं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम से हम लोग क्या करा सकते हैं कि एडिशन करा सकते हैं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करा के हम लोग उसको ऐड करा सकते हैं। तो यह हमारे पास क्या रहा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। और यह जो मैंने बताया ये पूरी थ्योरी है, ये क्या कहते हैं कि CUT मैथमेटिक्स की
जो सिलेबस है ना, तो उसमें जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो थ्योरी है ना, ये हम यहाँ पे पूरी कंप्लीट थ्योरी है। तो ये क्या कहते हैं, इतनी थ्योरी है ना, तो इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा माइंड में क्या कहते हैं इसको रिकॉल कर लेना बढ़िया से एक बार, इसको स्टार्टिंग से पूरा क्या कहते हैं पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्न होगा, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या कराएंगे, इस पे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।